हेलो बच्चों, माता सरस्वती के आशीर्वाद से आज स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 वीडियो। फर्स्ट वीडियो में आप लोग अच्छा प्यार दिए हैं। अब सेकेंड वीडियो जो है आप लोग को सिखाते हैं। देखिए देखिए बच्चों, सेकेंड वीडियो में जो है आप लोग को बताना है। फर्स्ट वीडियो में जो हम क्या क्या पढ़े थे, आवेश पढ़े थे, आवेश के प्रकार पढ़े थे, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, फिर आवेश के कुछ गुणधर्म को पढ़े थे। आज जो बच्चों आप लोग को पढ़ाएंगे, आज बताएंगे आवेश की विधियां। आवेश का कुल कितना विधि होता है, आवेश का विधि यानी मेथड ऑफ चार्जिंग को सिखाएंगे। आप लोग हेडिंग लगाना है आवेश की आवेशन की विधियां। हेडिंग लगाना है बच्चों आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां हेडिंग लगाना बच्चों आवेशन की विधियां, यानी इंग्लिश में इसको बोलता है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेशन की विधियां। देखिए बच्चों आवेशन की जो विधियां हैं, कोई 3 प्रकार का आवेशन की विधि है। पहला विधि है घर्षण द्वारा आवेशन में, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पहले होता क्या है, पहले इसको सिखाते हैं। 1 नंबर लगाना हेडिंग घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, 1 नंबर हेडिंग लगाना है घर्षण द्वारा आवेशन। अब बच्चों घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इंग्लिश में लिखते चलना है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये बच्चों देखिए क्या होता है, डेफिनेशन को भी सीखेंगे। सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट को सीखिए। सबसे पहले आप लोग एक्सपेरिमेंट को सीखिए। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु में रगड़ा जाता है। जब एक ऑब्जेक्ट लिए और 2 ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट में रगड़ा जाता है तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इससे बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जिससे एक वस्तु दूसरे वस्तु के कारण, एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चल जाता है। इसी को बोलता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी घर्षण द्वारा आवेशन। जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रखा जाता है तो पहला वाला ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में चल जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। इसी को बोलता है, यही विधि को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। बचपन में आप लोग रब करते होंगे, जैसे नहीं होता है, इसको रब किए, फिर छोटा छोटा चार्ज पार्टिकल, छोटा कागज का पार्टिकल लेके उसको टच करवाते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट आप लोग किए थे उस समय देखिएगा छोटा छोटा पार्टिकल जो होता है ऑब्जेक्ट, जैसे इसको रब के बाल में, उसके बाद इसको ऐसे करते हैं, क्या हो जाता है उसके बाद देखिए छोटा छोटा पार्टिकल में टच करने लगता है। जो टच जो करता है ना, यही विधि को होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आप देखिए जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है आपको हम दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट से। देखिए छोटा छोटा चार्जिंग, छोटा छोटा कागज का देखिए पार्टिकल्स किए, छोटा छोटा कागज का देखिए पार्टिकल्स किए। अब क्या करेंगे, इस पेन से, इस मार्कर से इसे बाल में रब किए, इस बाल में इसे कुछ रब किए। देखिए ध्यान से सीखिएगा बच्चों, देखिए रब किए। अब क्या करेंगे, इसको जिससे सटाते हैं तो देखिए छोटा छोटा पार्टिकल देखिए इसमें टच कर रहा है, छोटा छोटा पार्टिकल देखिए इसमें टच कर रहा है। इसको जैसे इसमें रब करवाते हैं, रब करवा के जैसे इसको सटाते हैं तो छोटा छोटा पार्टिकल्स में टच कर रहा है। यही मेथड को बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। आप लोग घर में एक्सपेरिमेंट कीजिएगा बच्चों, आप कहेंगे हमको पढ़ाना भी है ना। चलिए क्या है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के करीब लाते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट इसमें जब रब करवाते हैं, रगड़ते हैं, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन का, इसका इलेक्ट्रॉन, इस वस्तु का इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में आ जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसमें चल जाता है तो ये भी क्या आवेशित हो जाता है। इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चलिए देखिए समझिए, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट लिए, ये एक ऑब्जेक्ट लिए, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें पूरा तरीका से संपूर्ण रूप से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या करेंगे, यहां पर एक और ऑब्जेक्ट लिए। अब इस ऑब्जेक्ट को जब इसे रब करवाते हैं, घसते हैं, रगड़ते हैं,
तो ये वस्तु, ये गोला भी जो है आवेशित हो जाता है। ये गोला भी क्या हो जाता है बच्चों, आवेशित हो जाता है। ये गोला भी आवेशित हो जाता है। जब ये गोला आवेशित होता है तो जाहिर सी बात है कि देखिए इसमें इसका सबको पॉजिटिव चार्ज इसमें चल गया, तो इसमें प्लस वाला चार्ज जब इस ऑब्जेक्ट में, ये पहला वस्तु है, ये फर्स्ट वस्तु है, ये सेकंड वस्तु है, ये फर्स्ट वस्तु है, ये सेकंड वस्तु है। जब पहला वस्तु का सबको आवेश इसमें चल जाएगा तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इस वस्तु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। काहे सर बढ़ेगा, क्योंकि इसका सबको पॉजिटिव चार्ज इसमें जा रहा है। जब रब करवाते इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसमें जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में बढ़ता है उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाता है, उसका द्रव्यमान में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी द्रव्यमान मेरा जो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका द्रव्यमान क्या जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। लेकिन इस वस्तु में पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि इसमें रब करवाए ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगा बच्चों, कमी होगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, इसका द्रव्यमान जो है, इस वस्तु का द्रव्यमान घटेगा, इसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा, घटेगा कुछ इस प्रकार से, इसका द्रव्यमान घटेगा। और ये दोनों क्रिया जो है इसमें इस वस्तु से इस वस्तु को रगड़ रहे हैं, यानी घर्षण की क्रिया करवा रहे हैं, इसी प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं, चलिए इसका लिखते हैं परिभाषा। इसका परिभाषा क्या है ऑप्शन लिखिए, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ा जाता है, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ा जाता है, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु क्या किया जाता है बच्चों, रगड़ा जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बच्चों, स्थानांतरण होता है। जब इलेक्ट्रॉन का बच्चों स्थानांतरण होता है, जब एक वस्तु से दूसरा वस्तु में रगड़ते हैं तब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिससे एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिससे एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन जो होता है दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिससे एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। आई होप कि किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। घर्षण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं, जब एक वस्तु के दूसरी वस्तु में रगड़ा जाता है, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को क्या करता है, रग जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। यही प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। अब देखिए सेकेंड है, एक हो गया घर्षण द्वारा आवेशन, अगला पॉइंट समझना है चालक द्वारा आवेशन। अगला क्या है, चालक द्वारा आवेशन। पहला था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, अब चार्ज बाय कंडक्शन। सेकेंड नंबर हेडिंग लगाना है, चालक द्वारा आवेशन, यानी इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन।
चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, अब ये क्या होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन? जब एक वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, जब एक वस्तु एक ऑब्जेक्ट लिए इसके ये अनावेशित है, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं है, जब ये आवेशित है, जब एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी चालन द्वारा आवेशन। जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। लिखेंगे डेफिनेशन इससे क्या होगा? जब एक वस्तु को जब एक आवेशित वस्तु को जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है, तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसी प्रक्रिया को बोलते हैं सर चालन द्वारा आवेशन या चालक द्वारा आवेशन या चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या ये आया समझ में? जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? चालन द्वारा आवेशन। कोई दिक्कत है? अब सेकंड है थर्ड नंबर है प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ये क्या होता है सर? प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखिए एक प्रेरण द्वारा आवेशन, थर्ड नंबर हेडिंग लगाना है प्रेरण द्वारा आवेशन। थर्ड है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन इंग्लिश में बोलता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये क्या होता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है? तो ध्यान से समझना है चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। देखिए एक आपके क्लास में दो टाइप का स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट है बहुत पढ़ाकू, ये स्टूडेंट है बहुत पढ़ाकू, ठीक है। मान लेते हैं इसका कोई भी एक स्टूडेंट है, ये बहुत पढ़ाकू है, ये विद्यार्थी, इसका नाम है रिक्की। इस विद्यार्थी का नाम है मान लेते हैं रिक्की। और एक विद्यार्थी है जो थोड़ा कम पढ़ाकू है, यानी मंद बुद्धि टाइप का है। मान लेते हैं एक पढ़ाकू है, एक स्टूडेंट है मंद बुद्धि टाइप का, जिसका नाम रख देते हैं इसका नाम है सूरज। अब ध्यान से सीखना है, ये जो है जितना भी टेस्ट हो रहा है इसका स्कोर बहुत बढ़िया है। इसका स्कोर मान लेते हैं इसका जितना भी टेस्ट हो रहा है इसका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है। इसका स्कोर मान लेते हैं कि 100 का टेस्ट हुआ, 100 में 100 लाया, ये रिक्की का स्कोर है। अब क्या होता है सूरज का स्कोर क्या है? ये बेचारा का जैसे टेस्ट हुआ थी 10 नंबर लाया है 100 में। अब देखिए जाहिर सी बात है कि पढ़ने में कहीं ना कहीं कम तेज है और ये पढ़ने में बहुत अच्छा है। अब जब क्या होगा, इस सूरज जो है रिक्की को देख देख के सीखेगा, प्रेरित होगा कि वो इतना पढ़ने में तेज है, हम भी पढ़ेंगे। ये उससे प्रेरित हो रहा है। जब उससे प्रेरित होके और ज्यादा करने का प्रयास करेगा ना, उससे प्रेरित होके कि हम और पढ़ेंगे, उसके दिमाग में चलेगा हम और पढ़ेंगे, तब जो इससे प्रेरित होकर यानी रिक्की से प्रेरित होकर सूरज और पढ़ना चालू करता है ना,
इसी को बोलता है इसको बिना टच किए कुछ नहीं, इसको टच किया नहीं कुछ किया, इससे सिर्फ इससे देखा इतना अच्छा है, हम पढ़ने में इतना कम है, इससे प्रेरित होकर के और पढ़ने का प्रयास करेगा। तो इसी प्रक्रिया जो होता है ना, इसी को बोलता है प्रेरण। हम सिर्फ प्रेरण के बारे में समझा रहे, प्रेरण क्या होता है, इससे प्रेरित होकर और पढ़ने का प्रयास करेगा, इसी को बोलता है प्रेरण। इसी तरह से हम आवेश के बारे में सिखाते हैं। अब आवेश के बारे में सिखाते हैं। अब आवेश क्या होता है, देखिए एक हम आवेशित वस्तु लेते हैं, देखिए एक हम आवेशित वस्तु लिए एक हम चार्ज ऑब्जेक्ट लिए, आवेशित वस्तु, यह है आवेशित वस्तु। कैसी वस्तु है, यह आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु है, ठीक है। ये बच्चों कौन सा कैसा वस्तु, आवेशित वस्तु है, मतलब फुल चार्ज है, आवेशित है, ये पूरा चार्ज आवेशित है, पूरा पॉजिटिव चार्ज से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। ये एक आवेशित वस्तु, ठीक है। अब ये आवेशित वस्तु के बगल में एक अनावेशित वस्तु को लिए, आवेशित वस्तु के बगल में कैसा वस्तु लिए, एक अनावेशित वस्तु लिए। ये कैसा वस्तु है, अनावेशित वस्तु है, अनावेशित। यह कैसा वस्तु, यह है मेरा अनावेशित वस्तु। जब आवेशित वस्तु के बगल में एक अनावेशित वस्तु लेंगे ना, तो क्या होगा कि इससे एक प्रेरित होगा, यानी आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु प्रेरित होगा। जब इसके समीप रखते हैं, आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु प्रेरित होगा। अब बच्चों प्रेरित जब होगा तो जाहिर सी बात है, अनावेशित है यानी उदासीन वस्तु है, इसमें उतना प्लस का चार्ज देगा और माइनस का चार्ज दोनों सेम होगा। तब क्या होगा, इसका जितना भी माइनस वाला चार्ज है ना, सब इसके तरफ इस तरफ आ जाएगा, सब इसके तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। और जितना भी पॉजिटिव वाला चार्ज है ना, इससे प्रतिकर्षित होकर के इसका इस छोर में आ जाएगा, इस छोर में आ जाएगा, इस छोर में आ जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब इसका डिफिनेशन को सिखाते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है सर, डिफिनेशन लिखिए। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। क्या होता है, देखिए जब एक आवेशित वस्तु के समीप किसी वैद्युत उदासीन वस्तु को रखा जाता है, वैद्युत उदासीन करने का मतलब है अनावेशित वस्तु को रखा जाता है, तो दूसरा वस्तु जो है प्रेरण की घटना से भी अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। प्रेरण यानी इससे सीख कर अनावेशित वस्तु भी क्या होता है, आवेशित हो जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। चलिए लिखे डिफिनेशन, तो लिखिए इसका परिभाषा। क्या लिखेंगे सर, इसका परिभाषा क्या होगा, जब एक आवेशित वस्तु के समीप, लिखेंगे जब एक आवेशित वस्तु के समीप, जब एक आवेशित वस्तु के समीप, आवेशित वस्तु के समीप जब एक आवेशित वस्तु के समीप कोई वैद्युत उदासीन वस्तु को लिया जाता है, वैद्युत उदासीन मतलब अनावेशित वस्तु को रखा जाता है के समीप कोई वैद्युत उदासीन वस्तु, कोई वैद्युत उदासीन वस्तु अर्थात अनावेशित वस्तु, अर्थात कैसा, अनावेशित वस्तु, अर्थात अनावेशित वस्तु रखा जाता है तो प्रेरण की घटना से, यानी इससे सीखकर, तो प्रेरण की घटना से रखा जाता है, तो प्रेरण की घटना से, तो प्रेरण की घटना से अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। अनावेशित वस्तु भी क्या रहती है, आवेशित हो जाती है। अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाती है बच्चों, अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है।
हो जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। आवेशन का आप लोग को 3 विधि सीखा है। पहला विधि था क्या? घर्षण द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग या फ्रिक्शन। सेकेंड मेथड क्या पढ़े? चालन द्वारा या चालक द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग व कंडक्शन। और थर्ड आपको बताएं क्या? प्रेरण द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग व इंडक्शन। आप लोग इसको नोट कीजिए और आप लोग को कैसा लगा, कैसा वीडियो लग रहा है, या और वीडियो आना चाहिए कि नहीं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिए। अब जो है आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हमको पढ़ना है वैद्युत बल के बारे में। वैद्युत बल को अंग्रेजी में बोलता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है सीखिए, पहले सीखते चलना है बच्चों। देखिए, हेडिंग लगाना है वैद्युत बल। वैद्युत बल, वैद्युत बल, इसी को अंग्रेजी में बोलता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है? तो इसी को, वैद्युत बल को ही कूलम्ब का नियम कहा जाता है। वैद्युत बल को क्या बोलता है? कूलम्ब का नियम। देखिए, वैद्युत बल को क्या बोलते हैं? कूलम्ब का नियम। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम, नियम, जिसको अंग्रेजी में भी बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। देखिए, ये क्या होता है बच्चों? कूलम्ब का नियम क्या होता है? देखिए, दो एक आवेश लेते हैं, एक यहां पर एक आवेश लेते हैं। ध्यान से, बहुत आराम से सीखते चलना है, बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं। देखिए, एक आवेश यहां पर लिए और एक यहां पर आवेश लिए, ठीक है, दो आवेश को लिए। मान लेते हैं एक आवेश जो है, एक आवेश का नाम देते हैं यहां पर Q1 और एक आवेश है मेरा Q2, और दोनों के बीच का जो दूरी है बच्चों, दोनों के बीच का दूरी है R। दोनों का बीच का दूरी कितना है? R। अब देखिए, कूलम्ब का नियम क्या बोलता है? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, लेकिन दो आवेशों के बीच, ये आवेश और ये आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी F जो होता है ना, दोनों आवेशों के गुणन के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारे बोले थे कुलम बाबा, कुलम साहब जो थे, कुलम साहब जो थे क्या बोले थे? तो ये जो कुलम का नियम जो है कब प्रतिपादन किया गया था, याद रखना बच्चों, 1785 ईस्वी में कुलम साहब ने ये नियम का प्रतिपादन किया। अब ये नियम क्या दिए थे, तो इसके बारे में लिखेंगे कुलम के नियम के अनुसार, कुलम के नियम के अनुसार, नियम, कूलम्ब के नियम के अनुसार, अब क्या बोले थे कूलम्ब साहब? कूलम्ब साहब क्या बोले थे? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाला, आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल
दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के दोनों आवेशों के आवेशों के आवेशों के गुणनफल के परिणाम गुणनफल के परिमाणों गुणनफल के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है तथा तथा ये दोनों आवेश का बीच के दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही था हमारे कूलम साहब का नियम कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। तो दो बिंदु आवेश लेते हैं, एक लेते हैं Q1 था और एक था Q2। लगने वाला वैद्युत बल को सूचित करते F से। लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के एक मिनट यहाँ पर दोनों आवेशों के गुणनफल के परिणाम, दोनों आवेश जो है इसका गुणनफल के परिणाम टोटल जो जितना हुआ उसका ही अनुक्रमानुपाती होता है। इसका क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी, दोनों आवेश का बीच का दूरी कितना है? Rn है। R दूरी, दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के, सॉरी यहाँ पर वर्ग छूट गया था, वर्ग बोले थे स्क्वायर के विक्रमानुपाती होता है। यानी 1/, इतना का विक्रमानुपाती होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो F जो होगा बच्चों समानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा कत्ता R का स्क्वायर। अब यहाँ पर जब अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट एक आएगा। यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, मान लेते हैं K। यहाँ पर कांस्टेंट कितना आएगा मेरा? K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R का स्क्वायर। ये हो गया मेरा कूलम का नियम का सूत्र। अगर K का मान बात किया जाए तो K का जो मान होता है बच्चों, जहां K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू, यहाँ पर एक छोटी K होगा, यहाँ पर छोटी वाला K होगा, यहाँ पर छोटी वाला K और यहाँ पर एक बड़ी K आता है, ऐसा कुछ। तो ये जो K का जो मान है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू K, इस मान को जब इस वैल्यू में पुट करेंगे ना तो मान निकल के आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू K Q1 इंटू Q2 बटा R का स्क्वायर। ये आपका फाइनल सूत्र बना। ये जो है आपका कूलम के नियम का फाइनल सूत्र बना। क्या सूत्र होता है सर? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू K Q1 इंटू Q2 बटा R का स्क्वायर। अब
क्योंकि एफ है, एफ बोले तो बल है, और वैद्युत बल के बारे में पढ़े तो इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यानी एफ बराबर 1/4 के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, और लास्ट में न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। जहां पर अपसालन नोट का अगर बात किया जाए तो बच्चों, अपसालन नोट को क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं अपसालन नोट। इसको क्या बोलते हैं? अपसालन नोट। इसको बोलते हैं अपसालन, EPI एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं अपसाइलन नोट। अपसाइलन नोट इसको पढ़ेंगे क्या? इसको बोलते हैं अपसाइलन, एप्सिलॉन। अपसाइलन इसको बोलते हैं। जो अपसाइलन नोट जो होता है बच्चों, अपसाइलन नोट सर क्या होता है? अपसाइलन नोट का निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको क्या बोलता है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम निर्वात की विद्युतशीलता। अगर अपसाइलन नोट का पेपर में आपका अंकिक मान पूछ ले, अगर अपसाइलन नोट का आपका अंकिक मान पूछ ले तो सर अपसाइलन नोट का मान क्या होता है? एग्जाम में पूछा गया बोर्ड में, अपसाइलन नोट का मान कितना होता है? इसका याद रखना 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका अगर अंकिक मान पूछा जाए, अपसाइलन नोट का मान, इसका अगर बच्चों मान पूछ ले, इसका मान कितना होता है सर? तो 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के पेपर के लिए डायरेक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि अपसाइलन नोट का मान कितना होता है? 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एकदम दिमाग में, जहन में एकदम बैठा लेना है। अगर इसका बीमा पूछे बच्चों तो इसका बीमा कितना होगा? बीमा, अगर इसका बीमा पूछे तो बीमा को भी याद कर लेना है। बीमा को भी याद कर लेना है। इसका बीमा सर कितना होता है? इसका बीमा देखिए हाँ, अब सारे लोग का अगर बीमा का बात किया जाए, इसका बीमा होता है एम इनवर्स, ये तो इसको बोल सकते हैं एम पर पावर -1, एल इनवर्स 3, एल इनवर्स कितना? 3, उसके बाद टी पर पावर -4, टी पर पावर -4 और A2, ये इसका बीमा होता है। बीमा सर क्या होता है? एम इनवर्स एल इनवर्स 3, टी इनवर्स 4, A2 इसका बीमा होता है। बीमा सीख लिए। अब देखिए, कभी कभी आपेक्षिक विद्युतशीलता का सूत्र पूछ लेता है। कभी कभी आपेक्षिक विद्युतशीलता का सूत्र पूछ लेता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब सर आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है? तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का सूत्र याद रखना है बच्चों। आप इसको सूचित करते हैं अपसाइलन आर से, रिलेटिव परमिटिविटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? अपसाइलन आर से। इसका सूत्र होता है सबसे पहले माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। पहले किसका माध्यम? पहले होता है माध्यम की विद्युतशीलता, और माध्यम की विद्युतशीलता को रिप्रेजेंट किया जाता है अपसाइलन से। सिर्फ अगर ये अपसाइलन लिखा है तो समझ लीजिएगा क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता का बात हो रहा है। माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता बटा अपसाइलन नोट यानी निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। आप लोग को यहाँ तक में 1 भी परसेंट अगर जरा सा भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा। अब थोड़ा सा एक पॉइंट बताते हो, एग्जाम के लिए हम लिख के देते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए अब थोड़ा सा नोट सिखाते हैं, और ये नोट एकदम दिमाग में, जहन में बैठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए सबसे पहला नोट है, सबसे पहला नोट है
कि वायु जो होता है, हवा, हवा का विद्युतशीलता कितना होता है। हवा का विद्युतशीलता अगर बात किया जाए, हवा का विद्युतशीलता एकदम दिमाग में याद कर, हवा का विद्युतशीलता बच्चों एक होता है। हवा का विद्युतशीलता कितना होता है, एक होता है। यानी वायु की, वायु के लिए, वायु के लिए विद्युतशीलता यानी के का जो वायु के लिए अगर विद्युतशीलता का मान किया जाए तो इसका बात किया जाए, इसका कितना होगा, एक होगा। हवा का विद्युतशीलता कितना होता है बच्चों, एक। अगर अन्य पदार्थ का बात किया जाए तो हमेशा एक से कम होगा, सॉरी एक से अधिक होगा। अगर अन्य पदार्थ का बात किया जाए ना, अन्य पदार्थ का, अन्य पदार्थ का, तो अन्य पदार्थ का जो विद्युतशीलता होता है उसका एक से अधिक होता है। अन्य पदार्थ का विद्युतशीलता जो होता है बच्चों एक से अधिक होता है। अगर बोला जाए बच्चों कांच का विद्युतशीलता बताइए, कांच का, तो कांच यानी शीशा, उसका विद्युतशीलता कितना होता है, 5 से 10 के बीच। कांच का विद्युतशीलता कितना होता है, 5 से 10 के बीच। कांच की विद्युतशीलता, कांच की विद्युतशीलता, एक मिनट इसे हम लिखते हैं। कांच के लिए, कांच के लिए, तो कांच का, कांच के लिए विद्युतशीलता जो होता है बच्चों कितना होता है, 5 से 10 के बीच, 5 से 10 के बीच। कांच के लिए विद्युतशीलता 5 से 10 के बीच। कोई दिक्कत है। अब देखिए अगर पानी का बात किया जाए, पानी का याद रखना 80 से 81 के बीच। पानी का विद्युतशीलता कितना होता है, 80 से 81 के बीच। पानी का कितना होता है बच्चों, 80 से 81 के बीच पानी का। अगर 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 एग्जाम में इस कुछ प्रीवियस में पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन, अगर किसी धातु का विद्युतशीलता का बात किया जाए, धातु का हमेशा अनंत होता है। धातु का विद्युतशीलता कितना होता है, धातुओं के लिए कितना होता है, अनंत होता है। 2024 के करीब शायद पूछा गया था पेपर में धातुओं की विद्युतशीलता, यानी धातुओं के लिए, धातुओं के लिए के का अगर बात किया जाए बच्चों, धातुओं के लिए के का मान कितना होता है, तो याद रखना एकदम अनंत होता है। धातुओं के लिए कितना होता है, अनंत होता है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। माता सरस्वती के आशीर्वाद से थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए।